स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट इवेंट्स और उनका बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा। ये जो लेक्चर है ये 1 पेपर MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को वो सारे इम्पोर्टेंट फिगर्स और इंसिडेंट्स के बारे में बताऊँगा जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1957 से लेकर पाकिस्तान के क्रिएशन तक हैपन हुए। तो चलें हम अपना लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। ये मैंने समरी बनाई है इन टॉपिक्स की जो आज की टाइमलाइन के अंदर हमने डिस्कस करने हैं। बेसिकली इनको प्री पार्टीशन बोलते हैं कि प्री पार्टीशन जब 1857 की जंग आज़ादी हुई थी तो उसके बाद से लेकर पाकिस्तान बनने तक अंग्रेज़, हिंदू और मुसलमानों के आपस के अंदर जो भी इंसिडेंट्स हुए उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये मैं कोशिश करूँगा कि इनको MCQs बेस के हिसाब से रखूँ क्योंकि ये टॉपिक जितने भी हैं ये सारे रिटन MCQ और रिटन पेपर के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो हम सिर्फ इनके अंदर से ऑब्जेक्टिव्स निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। डियर स्टूडेंट्स, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी ये इसके अंदर एक साइड पे अंग्रेज़ थे और दूसरी साइड पे हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर इन्होंने इनके ख़िलाफ़ जंग लड़ी थी। क्योंकि अंग्रेज़ जहांगीर के दौर में बरे-सग़ीर में दाखिल हुए थे, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से उन्होंने यहाँ पे अपने किलेबंदियाँ शुरू की और बहुत सारी स्टेट्स के ऊपर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। तो उन्होंने अपनी आर्मी के अंदर मुसलमान और हिंदू दोनों सिपाहियों को भर्ती किया था और वो जो कारतूस इस्तेमाल किया करते थे ना उनके अंदर पिग और जो गाय है इनके सूर की और गाय की चर्बी से वो बने होते थे और उनको दांतों से काट के ना फिर इस्तेमाल करना होता था। और इसमें गाय जो है वो हिंदुओं के लिए मुक़द्दस है रिलीजियस वैल्यूज़ के हिसाब से, और सूर जो है वो इस्लाम के अंदर हराम है। तो इसलिए जो दोनों कौमों के सिपाही थे मुसलमान और हिंदू, इन दोनों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और उनके ख़िलाफ़ बगावत कर दी। और इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी भी बरे-सग़ीर में आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी जगहों पे काबिज़ हो चुकी थी। तो हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर सोचा कि इनको यहाँ से निकाल दिया जाए और उन्होंने इनके ख़िलाफ़ जंग शुरू की। सबसे पहले जंग जो थी ये 10 मई 1857 को मेरठ के मकाम पे ये शुरू हुई थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। मगर वो बहुत ज़्यादा पावर में थे, उनकी आर्मी स्ट्रॉन्ग थी, उनके पास वेपन बहुत अच्छे थे। तो इसमें हिंदुओं और मुसलमानों को शिकस्त हुई, मगर जो हिंदू थे वो चालाकी के साथ अंग्रेज़ों के साथ मिल गए और सारा का सारा जो ब्लेम था वो मुसलमानों के ऊपर डाल दिया। और फिर जंग जीतने के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको ख़त्म कर दिया गया और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो पावर थी वो क्वीन विक्टोरिया के सपोर्ट कर दी कि अब यहाँ पे ब्रिटिश राज लागू होगा। तो ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का ओवरव्यू था। इसके अंदर आपने डेट याद रखनी है और ये जो मेरठ जगह है जहाँ से जंग शुरू हुई थी इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर सर सैयद ख़ान जो थे उन्होंने अपनी सर्विसेज दी क्योंकि मुसलमान जो थे वो अकेले कसूरवार ठहराए गए और उनके ऊपर हर तरह की पाबंदियाँ लग गई। उन्हें एजुकेशन सेक्टर से निकाल दिया गया क्योंकि वो अपना मिशनरी इन्होंने सिस्टम यहाँ पे लागू किया जिसकी वजह से वो मुसलमान जो थे वो अंग्रेज़ी तालीम हासिल करने के हक़ में नहीं थे। हिंदुओं ने ये हासिल करना शुरू कर दी तो मुसलमानों से उनकी जागीरें छीन ली गई, मुसलमानों को सरकारी नौकरियों से निकाल दिया गया और सिर्फ एक PN की नौकरी के लिए वो एलिजिबल हुआ करते थे। तो सर सैयद ख़ान ने इस चीज़ को देखते हुए कि मुसलमान एजुकेशन के बगैर कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने एजुकेशन सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी और 1859 के अंदर पहला स्कूल बनाया मुरादाबाद के अंदर, फिर 63 के अंदर विक्टोरिया स्कूल बनाया गाज़ीपुर में, 64 के अंदर एक साइंटिफिक सोसाइटी बनाई। इस साइंटिफिक सोसाइटी ने बहुत ज़्यादा हेल्प की मुसलमानों के एजुकेशन अपलिफ्ट के अंदर। इस सोसाइटी ने जो इंग्लिश में बुक्स लिखी होती थी उनको उर्दू और पर्शियन के अंदर ट्रांसलेट किया क्योंकि बरे-सग़ीर में जो मुसलमान पावर में थे तब वो पर्शियन लैंग्वेज उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी। तो इस साइंटिफिक सोसाइटी के ज़रिए से एजुकेशन अपलिफ्ट के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प हुई मुसलमानों को। फिर इसके बाद सर सैयद ख़ान ने 1870 के अंदर रसाला तहज़ीबुल अख़लाक़ लिखा जिसके अंदर मुसलमानों को बताया कि अब
तुम लोग पावर में नहीं हो, तो आप लोग जो आपके ऊपर रूल कर रहे हैं उस वक्त ब्रिटिश राज, तो उनके साथ अपने ताल्लुकात अच्छे करो। तो इस रिसाले के अंदर ये बताया। और फिर MAO स्कूल बनाया सबसे पहले 1975 के अंदर। ये 1977 के अंदर कॉलेज बन गया था। और सर सैयद अहमद ख़ान के फौत होने के बाद, क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान 1898 के अंदर वफात पा गए थे, तो 1920 के अंदर यूनिवर्सिटी बन गई थी। और पाकिस्तान की जो मूवमेंट थी वो उसके जितने भी लीडर थे वो सारे के सारे इसी यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए थे। इसके बाद उन्होंने मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बनाई एक 1886 के अंदर, जिनका काम फंड इकट्ठा करना था। तो ये सर सैयद अहमद ख़ान की खिदमात थी। और फिर इस दौरान हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान एक पहली कंट्रोवर्सी हुई, जिसे उर्दू हिंदी तनाज़ा बोला जाता है। ये 1867 के अंदर हुई थी। बनारस के अंदर हिंदुओं ने क्लेम किया था कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया जाए और उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज ख़त्म किया जाए, क्योंकि 1832 के अंदर उर्दू जो थी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था। इसकी वजह सबसे बड़ी ये थी कि हिंदू कहते थे कि जो उर्दू है वो अरबिक लेटर्स के अंदर, यानी कि अरबी तर्ज में लिखी जाती है, और कुरान पाक जो है वो अरबी में है। तो इसलिए ये उन्हें इस चीज़ से मसला था। वो कह रहे थे कि संस्कृत में ये जो है हिंदी संस्कृत में है, तो इसको हिंदी को लागू करना चाहिए। इसके बाद ये चीज़ देखते हुए सर सैयद अहमद ख़ान को पता चल गया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं। तो उन्होंने 2 नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया कि मुसलमान एक अलग कौम है और हिंदू अलग, और इन दोनों के लिए अलग अलग ज़मीन का खिता होना चाहिए जहाँ पे रहकर ये अपने रिलीजियस ऑब्लिगेशन के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। फिर इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो एक अंग्रेज़ एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने बनाई थी। ये 1885 में बनी। इसके ऊपर भी MCQs बहुत बार पूछा गया है 1 पेपर के अंदर कि इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने बनाई थी और कब बनी थी। इसमें हिंदू जो थे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, और सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को इस पॉलिटिकल पार्टी से दूर रहने के लिए कहा, क्योंकि ये टोटली बाइस पार्टी थी और सिर्फ हिंदुओं को सपोर्ट किया करती थी। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुई थी। पार्टीशन बंगाल इसलिए की गई थी कि बंगाल जो था वो बहुत बड़ा सूबा था और एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। तो उस वक्त जो लॉर्ड थे, लॉर्ड कर्जन, उसने इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। मुसलमान जो थे वो इस पार्टीशन से बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि ईस्ट बंगाल के अंदर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी और जुडिशरी, प्रेस और इस तरह की बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज और एजुकेशन और सेक्टर्स जो थे गवर्नमेंट के, वो इस ईस्ट बंगाल के अंदर थे। हिंदुओं को ये बात बिल्कुल पसंद ना आई, तो हिंदुओं ने इसके ख़िलाफ़ स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दी और अंग्रेज़ों के सब गुड्स का बाइकआउट कर दिया। और डिमांड ये रखी कि जब तक आप लोग बंगाल को दोबारा से एक नहीं करते, एनलमेंट उसकी नहीं करते, तब तक हम बाइकआउट करेंगे। और स्वदेशी मूवमेंट जो थी इसके ज़रिए से उन्होंने मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाना शुरू किया। फिर 1911 के अंदर जब नया लॉर्ड आया, लॉर्ड हार्डिंग, तो उसने ये पार्टीशन कैंसिल कर दी और 12 दिसंबर 1911 को जो बंगाल था वो दोबारा से एक प्रोविंस बना दिया गया। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद शिमला डेपुटेशन आती है। शिमला डेपुटेशन में क्या हुआ कि 35 मुस्लिम मेंबर्स थे, वो लॉर्ड मिंटो से मिले 1 अक्टूबर 1906 के अंदर, और उन्होंने शिमला डेपुटेशन के अंदर मुस्लिम लीडरों ने आर्या समाज, हिंदुओं की जो तंजीम थी और हिंदी लैंग्वेज और गाय की कुर्बानी, इस तरह के जो मेजर इश्यूज थे उनको डिस्कस किया। ये सर आगा खान की क़यादत के अंदर गए थे। फिर 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग बन गई, जो कि मुस्लिम पूरे इंडिया के अंदर मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव पार्टी थी। और इसका जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो सर आगा खान थे और इसका सेंट्रल ऑफिस अलीगढ़ में बना। फिर मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म 1919 हुई। इन रिफॉर्म्स में पॉलिटिकल अनरेस्ट जो है वो ख़त्म किया गया, क्योंकि पार्टीशन बंगाल के बाद बहुत ज़्यादा अनरेस्ट पैदा हो गया था और मुसलमानों ने इसके अंदर अपने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की थी। उस वक़्त जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड मिंटो थे।
ये जो रिफॉर्म्स थी ये 1861 और 1892 के बाद ये थर्ड रिफॉर्म थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर। 1913 के अंदर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया और उसके बाद वर्ल्ड वार वन हुई। वर्ल्ड वार वन के अंदर दो पावर्स थी, एक सेंट्रल पावर्स के अंदर ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर था, जर्मन अम्पायर था और ऑटोमन अम्पायर था। और इसके बाद जो अलाइड ग्रुप था उसके अंदर ग्रेट ब्रिटेन थे, फ्रांस और रशिया का अम्पायर था। इन दोनों के दरमियान हुई और अलाइड नेशन जो थी वो इस वर्ल्ड के अंदर उन्होंने विक्ट्री हासिल की। लखनऊ पैक्ट 1916 ये हिंदुओं और मुसलमानों का दोनों जमातों का एक साथ लखनऊ के मुकाम पर 1916 के अंदर ये पैक्ट हुआ था और इसमें हिंदुओं ने मुसलमानों के सेपरेट इलेक्टोरेट को फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट किया था, फिर जो कि 1919 के रिफॉर्म्स के अंदर भी ऐड किया गया। 1919 की रिफॉर्म जो थी वो मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इनको बोलते हैं। इनमें मुसलमानों के सेपरेट इलेक्टोरेट को रिकग्नाइज़ किया गया और बहुत पार्टीज ने डिमांड की कि रिफॉर्म्स जो हैं वो और लेके आई जाएँ। बरसगीर के लिए ये जो रिफॉर्म्स पेश की गई थी 1919 के अंदर ये उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी नहीं थी। रावल्ट एक्ट 1919 में हुआ। इसके बाद तहरीक खिलाफत 1922 में शुरू हुई। तहरीक खिलाफत जो थी उसके 3 वजूहात थी। मुसलमानों ने बरतानिया का साथ दिया था वर्ल्ड वार वन के अंदर। क्योंकि मुसलमानों की जो मुक़द्दस मकामात हैं वो उस वक़्त उस्मानी सल्तनत के अंदर आते थे और वो उस्मानी सल्तनत के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए तैयार इस वजह से हुए कि अगर अंग्रेज़ जीत जाएंगे तो वो खिलाफत को कभी ख़त्म नहीं करेंगे। जो सैक्रेड प्लेस हैं जैसे खाना काबा और मक्का मदीना तो उनको उस्मानिया सल्तनत के अंदर रखा जाएगा और उस्मानिया सल्तनत जो है उसको डिवाइड नहीं किया जाएगा। मगर अंग्रेज़ों ने इस प्रॉमिस को ब्रीच किया और उस्मानिया सल्तनत को ख़त्म कर दिया था। और फिर तहरीक खिलाफत में हिंदू और मुसलमान दोनों इकट्ठे थे, मगर चोरा चोरी के गांव था वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ जिसमें मुसलमानों ने एक थाना को जला दिया था जिसके अंदर 22 सिपाही थे और वो भी जल गए थे। तो गांधी उस वक़्त इसको लीड कर रहे थे और लीड करने की वजह से उसने तहरीक खिलाफत को एक वायलेंट तहरीक कहने के बाद ख़त्म कर दिया, क्योंकि उस वक्त मुसलमान जितने भी थे वो सारे जेलों के अंदर थे। जो स्टूडेंट्स, इसके बाद सामिन कमीशन आता है 1927 के अंदर। वो प्रपोज़ल देता है रिफॉर्म्स के हवाले से और इस वक्त जो मुस्लिम लीग होती है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है और कोई पार्टी भी जो है वो इसको अटेंड नहीं करती, सामिन कमीशन को बाइकआउट कर देती है। मुस्लिम लीग जो है वो जनाब लीग और शफी लीग के अंदर डिवाइड हो जाती है। शफी लीग जो थी उसने सामिन कमीशन को सपोर्ट की थी। फिर नेहरू की रिपोर्ट आई 1928 के अंदर। इस रिपोर्ट में उसने एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट पेश किया था और जो सिर्फ हिंदुओं के फ़ायदे का था। मुसलमानों की इसमें रिकग्नाइजेशन जो कि 1916 के अंदर की गई थी वो भी ख़त्म कर दी थी और सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर नहीं शामिल किया गया था। फिर इसके जवाब में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 पॉइंट दिए। ये 28 मार्च 1929 को दिल्ली के अंदर दिए थे। फिर 1930 के अंदर इलाहाबाद का खुतबा हुआ, जिस इलाहाबाद का एड्रेस के अंदर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने उसकी सदारत की और पाकिस्तान के लिए और मुस्लिम कंट्री के लिए एक अलग से उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जो प्रोविंस है उसने कहा कि यहाँ पे मुसलमान ज़्यादा हैं तो वहाँ पे मुस्लिम इंडिया कायम कर देना चाहिए। फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, ये 3 थी 1930 से लेकर 1932 तक। उस वक़्त बरतानिया का वज़ीर आज़म रमज़ी मैकडोनल्ड था और इसने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की और सारे लीडर जो थे वो सब कॉन्टिनेंट के उनको बुलाया लंदन के अंदर और तीनों की डेट ये दी गई है, आपने याद रखनी है, वन पेपर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 10 नवंबर 1930 से 29 जनवरी 1931 तक हुई। सेकंड 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक और थर्ड जो थी वो 13 नवंबर 1932 से लेकर 24 नवंबर 1932 तक। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी उनका कोई नतीजा नहीं निकल सका और एक्ट इंडिया 1935 जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। इस एक्ट के मुताबिक इलेक्शन हुए थे पहली बार सब कॉन्टिनेंट के अंदर ब्रिटिश राज के होते हुए और इसमें 3 जो थी वो मेजर पार्टीज़ थी।
एक कांग्रेस ने 760 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की और उस वक्त उनका सदर जो था वह जवाहरलाल नेहरू था और मुस्लिम लीग का सदर तब मोहम्मद अली जिन्ना थे। मुस्लिम लीग ने 106 सीटें पर कामयाबी हासिल की और यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब के अंदर थी और इसका सिकंदर हयात खान इसके सदर थे और उन्होंने 101 सीटें हासिल की थी। और उसके बाद जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान रेजोल्यूशन आ जाती है 1940 के अंदर। ये 3 दिन ये रेजोल्यूशन चलती रही। लाहौर के अंदर मिंटू पार्क के अंदर, जिसको बाद में इकबाल पार्क का नाम दे दिया, मौलवी फजलुल हक ने इसको रिकॉग्नाइज करवाया था और यहाँ पे मुसलमानों ने फर्स्ट टाइम सेपरेट होमलैंड की डिमांड की तहरीक शुरू की थी। फिर शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में हुई। ये लॉर्ड वेवल ने दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिलकर ये शिमला के ऊपर मिले थे और उन्होंने प्लान किया था कि इंडिपेंडेंट कैसे किया जाएगा सब कॉन्टिनेंट को। तो बाद में ये ब्रिटिश और कांग्रेस दोनों ने इस प्लान के ऊपर वादा पूरा नहीं किया और फिर ये प्लान जो था वो बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गया। स्टूडेंट्स, इसके बाद आ जाते हैं इलेक्शन 1945 और 46 के। ये बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन थे। इसमें मुसलमानों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। सेंट्रल जो थी फेडरेशन के अंदर जो सीटें थी वो 30 थी और 30 की 30 मुसलमानों ने जीत ली थी। उसका इलेक्शन 1945 का हुआ था। प्रोविंशियल इलेक्शन जो थे वो 1946 में हुए और इसमें मुसलमानों ने 434 नशिस्तें हासिल की 495 में से। और इस तरह से इन्होंने फर्स्ट टाइम बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। और इन इलेक्शन के बाद हिंदुओं और मुसलमानों ने अलग अलग तहरीक शुरू की। हिंदू कहते थे कि बड़े हिंदुस्तान को आज़ाद किया जाए, मगर मुसलमानों के जो लीडर थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने कहा पहले इसको डिवाइड किया जाए फिर इसको आज़ाद किया जाए। कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ये 3 इसके मेंबर थे इस कमीशन के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट आ जाती है और मेंबर पूछे जाते हैं कि कितने मेंबर थे। तो इसके 3 मेंबर थे और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए ये आए थे, मगर ये भी बाद में फेल हो गई थी। और इसके बाद 1947 को पार्टीशन प्लान 3 जून के रूह से पाकिस्तान जो था वो आज़ाद हो गया। तो ये हमारा लेक्चर था। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।